हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। तो आज हम फोकस करेंगे कि जो हालिया सैलाब की सूरत हाल मुल्क में, इससे मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। पहले इस हफ्ते की सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। मार्केट का आगाज़ अच्छा हुआ। मंडे को हमने देखा कि इंडेक्स ने 1,50,000 के लेवल को अबूर किया, लेकिन जो कि हमने बताया था कि फ्यूचर्स रोल ओवर वीक था, उसमें यूजुअली प्रेशर आता है, तो हमने देखा कि प्रेशर आया और मार्केट 1,50,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी, नीचे आई। और अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीक ये भी बताया था कि 1,48,000 पे एक पहली सपोर्ट थी और उसके बाद सेकंड सपोर्ट 146 पे थी। तो हमने देखा भी कि मार्केट ने 1,48,000 का लेवल ब्रेक किया, उससे नीचे बंद हुई और फिर मजीद नीचे भी आई। बट एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो इस हफ्ते बेयर्स टुक द वीक और एट द एंड मार्केट 1,48,618 पे बंद हुई, डाउन 875 पॉइंट्स या 0.58%। नाउ मार्केट ने रीबाउंड किया। जो लेवल था वो 1,47,200 का था, जो लो बना है इस हफ्ते, और वहाँ से मार्केट रीबाउंड हुई। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, उसमें हमने काफ़ी तेज़ी भी देखी, लेकिन फिर भी इंडेक्स जो था वीक ऑन वीक बेसिस पे 875 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ स्टॉक्स ने हमने देखा कि काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया। और मैंने ये इस पर पिछले 2 हफ्ते से हम फोकस कर रहे हैं कि अब इन्वेस्टर्स को सिलेक्टिव होना पड़ेगा। वो सिलेक्टिव कैसे होंगे? जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक बड़ा क्यू होगा कि गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ होगी और उसके हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो यही हमने देखा कि डीजी खान सीमेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो अपने अपर लॉक पे क्लोज हुआ। अच्छा, इसके अलावा इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। पहले अगर गेनर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा PIBTL की स्टॉक प्राइस में हुआ, जो 10.9% रहा। साजगार की बोर्ड मीटिंग है फ्राइडे को और ऑफ कोर्स इसके रिजल्ट्स मंडे मॉर्निंग अनाउंस होंगे, उसमें भी हमने अच्छे गेंस देखे, 10.7% का इजाफा हुआ। डीजी खान सीमेंट, जैसे मैंने बताया भी, उसकी स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 9.1% का इजाफा हुआ। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स की स्टॉक प्राइस में 8.9% और पाक इलेक्ट्रॉन की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 8.5% का इजाफा देखा गया। अगर लूजर्स की तरफ हम नज़र डालें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी AGP की स्टॉक प्राइस में नज़र आई, जो 9% नीचे रही। बैंक अल हबीब 8.5%, फैसल बैंक की स्टॉक प्राइस में 8% कमी हुई। सर्विस इंडस्ट्रीज वाज डाउन 7.3% और एयरलाइन की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 7% का डिक्लाइन नज़र आया। सो इस हफ्ते की बिग स्टोरी क्या थी, उसकी तरफ चलते हैं। सो इस हफ्ते की बिग स्टोरी थी एक दफ़ा फिर फ्लड्स, और उसके कुछ फेयर्स हैं कि ये सप्लाई चेन इश्यूज आ सकते हैं, फूड प्राइसेस मुतासर हो सकती हैं, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स। तो इसके वजह से हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जो बाइंग थी पिछले चंद हफ्तों से, वो भी स्लो डाउन होती हुई हमको नज़र आई। और ऑफ कोर्स दूसरी बिग स्टोरी थी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। पहले हम फ्लड्स की बारे में बात कर लेते हैं शहबाज। अगेन अभी सिवियरिटी ऑफ फ्लड्स का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते जो 2010 में आए थे, बट ये एक ज़ाहिर है कि फेयर तो है। और हम देख रहे हैं जो सूरत हाल हमको नज़र आ रही है, इससे सप्लाई चेन मुतासर होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, लाइव स्टॉक पे नज़र आ सकता है, तो ग्रोथ के ऑफ कोर्स जो हैं वो थ्रेट्स आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टर्स का जो कॉशन हमको नज़र आया इस हफ्ते वो जस्टिफाइड है? आई थिंक बेस्ट तरीका यही, अगर आप हिस्टोरिकली देखें 2010 में देखें या 11 में, 14 में और 22 में, तो देखिए सेंटिमेंट तो नेगेटिव हो जाता है। अभी प्रॉब्ली इट्स टू अर्ली टू जज कि कितना इम्पैक्ट होगा। हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि वेदर इट्स इन्फ्लेशन, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, वो स्पाइक अप करती है। वेदर इट्स सीमेंट सेल्स या आपके फर्टिलाइजर ऑफ टेक, वो आई थिंक डिप लेते हैं। बट आई थिंक अच्छी बात यह है कि ऑफकोर्स अब वो डिप कितना करते हैं, भले 1 महीने है या 2 महीने हैं, बट रिकवरी भी वहाँ से हो जाती है। सो येस, आई थिंक फ्लड्स हमने देखा है सिंस जून, अभी ऑलमोस्ट जुलाई एंड अगस्त भी एंड हो गया है। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ काफ़ी फ्लड आ रहे हैं और लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हमने देखा है कि वो नज़र आएगा। स्पेशली अगर हम देखें जुलाई और अगस्त में जो ऑफ टेक है स्पेशली सीमेंट की, वो काफ़ी रोबस्ट रही है, बट वी माइट सी सम स्लो डाउन। तो आई थिंक थोड़ा सा एहतियात इन्वेस्टर्स करेंगे, बट प्रॉब्लम अभी सेंटिमेंट ही है, इसके नंबर्स को जज करना इट्स टू अर्ली। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि उसका नुकसान होते हैं, तो एक कम से कम उसमें ये होता है कि वंस द फ्लड्स जो ये सब निकल जाएंगे, पानी निकल जाएगा, उसके बाद
रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो उससे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सेंटिमेंट बेहतर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो वो वहाँ से भी चीज़ें पिक कर सकती हैं। देखिए ऑफ कोर्स रिकवरी तो हमें करनी हो, अगर चीज़ें कहीं डिवास्टेशन होती है, चीज़ें ख़राब होती हैं, तो ऑफ कोर्स रिकवरी के लिए ऑफ टेक आपकी बेहतर हो गोइंग फॉरवर्ड। बट आई थिंक एक चीज़ तो सर्टन हो गई है कि बिकॉज ऑफ अगर आपने लेटली ये भी देखा है कि वीट प्राइसेस हैव गॉन अप, कॉटन प्राइसेस आर गोइंग अप, बाकी चीज़ें भी हम देख रहे हैं मज़ीद बढ़ रही हैं। तो जो अभी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, हमने पहले भी इसमें तबसरा करा है कि उसमें तो चांसेस ये हैं कि ऑलमोस्ट नील प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से मज़ीद कम होगा। राइट। अच्छा, दूसरी बिग स्टोरी मैंने बताया कि इस हफ्ते जो थी वो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थे, और हमने देखा कि जहाँ पे रिजल्ट्स ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया तो वहाँ पे ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइसेस ने रैली भी किया। हम अब रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं और सबसे पहले हम डीजी खान सीमेंट के रिजल्ट्स पे ही बात कर लेते हैं। नाउ डीजी के अगर हम देखें फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर 19 रुपीज़ एंड 80 पैसा रही। तो अगर इस तरह से देखें तो फोर्थ क्वार्टर में कोई तकरीबन 7 रुपये 80 पैसे, इनफैक्ट 7 रुपये 20 पैसे की अर्निंग बनती है अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 7 रुपये 88 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर बनती है। और डीजी खान सीमेंट ने 2 रुपये का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसकी अगर हम हाईलाइट्स देखें तो फोर्थ क्वार्टर में नेट सेल्स 7% नीचे थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16.77 बिलियन रुपीज़ रहीं। फाइनेंशियल चार्जेस, और ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और जब से इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हुए थे तो ऑफ कोर्स डीजी खान सीमेंट को एनालिस्ट फेवरेट ही कहते थे। यहाँ हमने देखा है कि 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमी हुई है और 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 571 मिलियन के फाइनेंशियल चार्जेस रहे। और ग्रॉस मार्जिन्स में हमने इजाफा देखा 6 परसेंटेज पॉइंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये 32% रहे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिजल्ट था डीजी खान सीमेंट का, और जब हमने देखा कि इसने लास्ट डे पे अपर लॉक भी हिट हुआ। अगर आप रिजल्ट देखें वाज वेरी मच अबव एक्सपेक्टेशंस। उसका मेजर रीज़न यही है कि जो ग्रॉस मार्जिन है वो 32% आए कंपेयर टू 26%। अब ये देखना है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो हाई ग्रॉस मार्जिन, मगर ये लग रहा है कि बिकॉज ऑफ लोअर कोल प्राइसेस एंड लोअर पावर कॉस्ट। बट अगर आप देखें जो थीम है जो हमने साल देखी सीमेंट में, वो ये है कि डिस्पैचेस तो स्टॉल ही रहे हैं बट बेटर ग्रॉस मार्जिन आए हैं। मगर आप इस तरह एनालिसिस ये करें कि अगर इस क्वार्टर में जो इफेक्टिव टैक्सेशन है वो भी तकरीबन 30% आया है, जो नॉर्मली शुड बी अराउंड 39%। अगर उसको हम नॉर्मलाइज कर दें तो 7 रुपये 20 पैसे की अर्निंग वो तकरीबन 6 रुपये हो जाती है। अगर हम इस तरह देखें गोइंग फॉरवर्ड, अगर मार्जिन्स यहाँ से थोड़े से रिवाइज डाउन होते हैं, तकरीबन 28% आते हैं, तो अर्निंग्स जो हम 7 रुपये 20 पैसे की देख रहे हैं वो तकरीबन अराउंड 5.5 या 6 रुपये की होगी। तो हम इस तरह देखें अगर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स स्पेशली इन FY26 की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर आएगा, अगर हम पूरा एनालाइज करें तो तकरीबन हो सकता है कि ये 25 से 26 रुपये की अर्निंग कर ले। सो बेस्ड ऑन दीज नंबर्स द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 7 to 8 टाइम विच इज़ डिसेंट। और हमें ये भी पता है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी ने डिविडेंड सिर्फ 2 रुपये दिया है, बट वी थिंक गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली इन FY26 ये डिविडेंड रिज्यूम कर सकता है। सो ओवरऑल एनालिसिस ये है कि रिजल्ट वाज वेरी रोबस्ट, वेरी इनकरेजिंग। अच्छा, वैसे भी शहबाज, जो अब नेक्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है कि ये पहला क्वार्टर ऑफ द नया न्यू फिस्कल ईयर, यानी कि जुलाई से लेके सितंबर तक, और हम देख रहे हैं कि ये यूजुअली इसमें सीमेंट की सेल्स कमी होती है बिकॉज रेनी सीजन होता है, और ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया इस मरतबा, लेकिन हो सकता है कि ये सेकंड क्वार्टर में चीज़ें पिकअप कर जाएं और जो फ्लड डेवस्टेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए डिमांड बढ़ भी जाए। देखिए स्पेशली अगर FY25 में देखें ना, जो वही हमने थीमेटिकली जो बात करी कि रिकवरी सीमेंट में क्यों आई, बिकॉज लोअर फाइनेंस कॉस्ट एंड बेटर ग्रॉस मार्जिन्स। इन FY26 यहाँ से हमें पता है कि जो पेंटअप डिमांड है पिछले सालों में, जो 2-3 सालों में डिमांड ग्रो ही नहीं हो रही है, तो दिस विल बी अ मेजर ट्रिगर गोइंग फॉरवर्ड। हमें वो ट्रैक करना पड़ेगा कि डिमांड किस तरह ग्रो हो रही है। अगर इफ इट्स अबव एक्सपेक्टेशन तो रिजल्ट्स भी गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे वो है पाक इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्वार्टर में पाक इलेक्ट्रॉन की अर्निंग्स पर शेयर 1 रुपी 85 पैसा रही, विच इज़ अब 161% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स पर शेयर बनती है 2 रुपीज़ एंड 58 पैसा, विच इज़ अब 67% वाई हुआ है। ये यूजुअली डिविडेंड नहीं देता है हाफ ईयर पे, और हमने देखा कि वही सिलसिला यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। अगर हम इसकी हाईलाइट्स चेक करें सेकंड क्वार्टर की, तो नेट सेल्स, तो इनकी सेल्स ही मेजरली इसमें इंक्रीज नज़र आया, 45% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21 बिलियन रुपीज़ के रही, और ग्रॉस मार्जिन में भी हमने 2 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा देखा 28%, और हमने स्टॉक प्राइस में भी रैली देखी, और आपने नोटिस किया होगा कि टॉप 5 में ऑफकोर्स इसमें पाक इलेक्ट्रॉन भी शामिल है। तो अच्छे डिसेंट रिजल्ट्स हैं, अगर यहाँ से ये कंटिन्यू करता है यही ट्रेंड, तो आई थिंक अर्निंग्स भी अच्छी हो सकती हैं और स्टॉक प्राइस में भी अपसाइड हमको नज़र आ सकती है। आई थिंक अगर आप इस तरह देखें, नॉर्मली पाकिस्तान ये पाक इलेक्ट्रॉन में सिक्लिकलिटी का एलिमेंट, स्पेशली जो सेकंड क्वार्टर होता है, दैट इज़ यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स
इन दीज 4 क्वार्टर्स। सो हम समझते हैं यस अर्निंग्स बहुत रोबस्ट थी। आई थिंक सबसे इंकरेजिंग साइन ये है कि इवन क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स हैव इंक्रीज बाय 45%, बट ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% प्लस हुई है। और आप इससे पहले भी देखें तो नंबर्स ग्रो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट। हमें पता है इकोनॉमी यहाँ से अगर इंप्रूव होगी तो यहाँ से नंबर्स मजीद बेहतर हो सकते हैं। तो येस आई थिंक पार्क इलेक्ट्रॉन जैसे आपने मेंशन करा डिविडेंड स्टॉक तो नहीं है, थोड़ा बहुत डिविडेंड दे सकता है, मगर इसमें अच्छी चीज़ ये हो रही है बिकॉज ऑफ बेटर इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग काफ़ी कम हो गई है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कम हो रही है। इसकी वजह से इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट तो आप पता है कि नीचे भी आई है बिकॉज ऑफ लोअर फाइनेंस, लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड लोअर ओवरऑल बोरोइंग्स। तो हम समझते हैं कि यस पार्क इलेक्ट्रॉन में जो ओवरऑल आउटलुक है वो पॉजिटिव है एंड वी एक्सपेक्ट द सेल्स टू आई थिंक रिमेन रोबस्ट गोइंग फॉरवर्ड। एक और अच्छी चीज़ जो पार्क इलेक्ट्रॉन में ये हुई है कि स्पेशली इनकी जो सेल्स मिक्स है, आपको पता है कि ये नॉर्मली सेल्स डिराइव करते हैं थ्रू पावर बिजनेस, ट्रांसफॉर्मर्स एंड कंज्यूमर बिजनेस। इन द लास्ट 1 year और सो हम ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80% कॉन्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर साइड से आ रहा है, which is a higher margin product, right? So if this continues, we can see कि आगे जाके margins भी यहाँ improve हुए हैं और मज़ीद improve भी हो सकते हैं। तो outlook is very much positive on Park Electron. Right. अच्छा, इसमें एक ये भी बात हो रही है मार्केट में काफ़ी स्ट्रांगली कि जी जो ट्रांसफार्मर्स का बिजनेस है वो पिकअप कर सकता है और यूएस से डिमांड आ सकती है। तो हमने ये भी देखा है यस डेफिनेटली पहले इनिशियल नंबर आया था कि पूरे साल का शायद इनको 23 मिलियन का ऑर्डर, $23 मिलियन का ऑर्डर मिला था, बट दिस नंबर कैन डेफिनेटली इंक्रीज। तो अगर आप अज्यूम करें कि $23 मिलियन का मतलब है तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 6 बिलियन रुपीज़ ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, अगर पूरे साल में देखें तो दिस नंबर कैन बी वेरी रोबस्ट। सो यस इफ़ अगर यहाँ से एक्सपोर्ट मजीद इंक्रीज होती हैं सो वी कैन सी कि नंबर्स यहाँ से अबव एक्सपेक्टेशन आ सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं एंग्रो होल्डिंग्स के रिजल्ट्स की तरफ। और सेकंड क्वार्टर में एंग्रो होल्डिंग्स की अर्निंग्स पर शेयर 28 रुपीज़ एंड 2 पैसे रही, विच इज़ अप 17.4 टाइम्स ईयर ऑन ईयर। और इसके अलावा अगर हम देखें फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स पर शेयर 29 रुपीज़ 54 पैसा बनती है, विच इज़ अप 9.1 टाइम्स ईयर ऑन ईयर। इसकी अगर हम हाईलाइट्स पे नज़र डालें तो सेकंड क्वार्टर में नेट रेवेन्यू वाज अप 45% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 147 बिलियन रुपीज़ का। Admin expenses were up 181% quarter on quarter to 9.74 billion rupees, और income from JVs, ये major चीज़ है, was up 6 times to 4.1 billion। तो dividend कोई अनाउंस नहीं किया ऑफ कोर्स एंग्रो होल्डिंग्स ने। ये बताइए कि ये जो हमने देखा है कि इनकम फ्रॉम JVs आई है, ये क्या चीज़ है? देखिए जो इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स, आपको पता है कि जो बिकॉज एंग्रो कॉरपोरेशन है, जो अब एंग्रो होल्डिंग्स है बेसिकली, उसके दे हैव इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट सब्सिडरीज एंड अदर बिजनेसेस, स्पेशली जो एंग्रो LNG आता है विच हैंडल्स द LNG बिजनेस, RLNG बिजनेस, एंड इनका दूसरा जो है वो पैक टर्मिनल बिजनेस है, और एंग्रो फूड्स स्पेशली सारे इनकी JVs हैं। तो इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, इसकी वजह से हमने देखा है कि नंबर्स काफ़ी रोबस्ट आए हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशली अगर आप ये रिजल्ट कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर, तो आई थिंक वो कंपेरिजन क्यों नहीं बनता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बिकॉज लास्ट ईयर ये पहले जो एंग्रो होल्डिंग्स कंपनी थी, ये बेसिकली कंपनी थी दाऊद हर्कुलिस कॉर्पोरेशन। सो लास्ट ये पिछले साल ये चीज़ डाइवर्स नहीं हुई थी, तो इस साल ये कंपनी, अगर आप इस तरह समझें कि दाऊद हर्कुलिस कॉर्पोरेशन है वो पहले 39% ओन करती थी एंग्रो कॉर्पोरेशन को, आज वो 100% ओन करती है। तो कंपेरेबल रिजल्ट्स हमें यहाँ कंपेयर नहीं करना चाहिए। प्रॉब्ली यस नेक्स्ट ईयर से बेहतर कंपेरिजन होगा, मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट जो अगर हमने एक वन ऑफ चीज़ देखी है कि इन्होंने रीमेजरमेंट करी है ऑफ द थर्मल एनर्जी एसेट्स। हमें मालूम है कि 2023 या 24 में एंग्रो कॉर्पोरेशन वो सेलिंग देयर एनर्जी एसेट्स टू लिबर्टी ग्रुप, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस वो डील कंक्लूड नहीं हो पाई। तो कंपनी ने पहले जो इस चीज़ में इम्पेयरमेंट बुक करी थी वो उन्होंने रिवर्सल बुक कर लिया है। तो आप इस तरह समझें जो अर्निंग हम देख रहे हैं कि 29 रुपये की अर्निंग है, अब ऐसा नहीं है कंटिन्यू रहेगी। ये अर्निंग अगर आप वन ऑफ हटा दें तो ये 7.5-8 रुपये की अर्निंग है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि यह सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स अगर हम देखें नॉर्मलाइज अर्निंग होगी तो इसकी पूरे साल की अर्निंग 28 से 30 रुपये हो सकती है। अब इन्वेस्टर्स का एक सवाल आता है रिगार्डिंग डिविडेंड्स, राइट। हमें पता है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन ने लेटली इन्वेस्टमेंट करी है in Deodar, which is in a tower business of Pakistan Mobile Corporation Limited, जिसकी total I think investment जो size है is about $560 million, जो तकरीबन बनता है 160 बिलियन रुपीज़। अगर आप एंग्रो की किताब देखें उसमें तकरीबन कैश है अबाउट 100 बिलियन रुपीज़ का कैश है। तो हमें ये पता है कि साल की इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन 30 अरब की होती है, और इसको जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 100 से 160 बिलियन की है।
तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि इस साल एंड इन 26 एंग्रो का डिविडेंड बहुत लिमिटेड रहेगा. तो एंग्रो इज़ नॉट अ डिविडेंड यील्ड स्टॉक लाइक एंग्रो फर्टिलाइजर. इट इज़ प्रॉब्ली ए कैपिटल ग्रोथ स्टॉक. सो इन्वेस्टर्स को इसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि आगे जाके क्वार्टर्स में डिविडेंड देगा. ओके, अब नेशनल बैंक का रिजल्ट भी डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड क्वार्टर में नेशनल बैंक की अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपीज़ 35 पैसा रही, विच इज़ अप 3% क्वार्टर क्वार्टर. और फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स पर शेयर बनती है 20 रुपीज़ एंड 43 पैसा. ऑफ कोर्स कोई डिविडेंड नेशनल बैंक ने अनाउंस नहीं किया. इसकी हाईलाइट्स देखें सेकंड क्वार्टर की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज डाउन 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 260.97 बिलियन रुपीज़. गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स, ये यहाँ से 5 बिलियन रुपीज़ जो है हासिल किए नेशनल बैंक ने सेकंड क्वार्टर में. और प्रोविजनिंग का रिवर्सल यहाँ भी हमको नज़र आया है 1.6 बिलियन का. तो ओवरऑल कैसे रिजल्ट्स हैं? अगर आप रिज़ल्ट देखें वो इज़ वेरी रोबस्ट. अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, वो डिक्लाइन था क्वार्टर एंड क्वार्टर. दैट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स. बट आई थिंक जो अर्निंग्स को सपोर्ट मिला है वो मिला है थ्रू कैपिटल गेन्स. कंपनी ने या बैंक ने तकरीबन 5 अरब के कैपिटल गेन बुक करें. अगर आप इस तरह देखें, बिकॉज ऑफ न्यू IFRS 9 रूल, इन्होंने कुछ कैपिटल गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव में भी बुक करें. तो 5 अरब तो यहाँ बुक करें और तकरीबन टोटल कैपिटल गेन उन्हें 9 अरब के बुक करें. इसकी वजह जो आपने अर्निंग 10 रुपये की देख रहे हैं, 10 रुपये 35 पैसे की, वो यहाँ से अर्निंग मज़ीद और बेहतर हो सकती है. पर अगर ओवरऑल जायज़ा लें, रिज़ल्ट वाज वेरी रोबस्ट. हम समझते हैं कि ये नेशनल बैंक इस तरह के रिज़ल्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर में भी पोस्ट कर सकता है. पर इससे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ करते हैं कि रिगार्डिंग डिविडेंड्स, नेशनल बैंक एज़ पर बाय लॉज हाफ ईयरली डिविडेंड नहीं दे सकता. वो साल के एंड में डिविडेंड देगा. हम थोड़ा हिस्टोरिकली देखें कि नेशनल बैंक का जो पे आउट रेशियो तकरीबन 65 to 70% रहता है. हम अज्यूम करते हैं कि अभी 20 रुपये की अर्निंग तो आ गई है, अगले 2 क्वार्टर में 10 रुपये नहीं कमाएगा, 8 रुपये कमा लेगा, तो 36 रुपये की अर्निंग हो जाएगी. अगर हम पे आउट 65 to 70% रखें, तो आई थिंक नेशनल बैंक इज़ गिविंग यू अ डिविडेंड यील्ड इन द रेंज ऑफ 15 to 17%, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव. आई थिंक कोई भी ऐसा स्टॉक फ़िलहाल शायद ही PSX में मिले जो इतनी आपको यील्ड है. तो हो सकता है कि येस, यहाँ से नेशनल बैंक अभी तकरीबन 150 पे चल रहा है, तो यहाँ से देयर लॉट ऑफ चांसेस यहाँ से दोबारा री-रेट हो जाए. अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें तकरीबन 232 रुपीज़ की है और ये स्टॉक 150 रुपीज़ का है. तो बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक फिर भी सस्ता है, बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा सस्ता है. सो अगर डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड पे आउट मेंटेन रहता है एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस या हिस्टोरिकल जो हमने देखे नंबर्स, सो यहाँ से आई थिंक बहुत रूम है नेशनल बैंक को परफॉर्म करने का. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ. आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा पाशा, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एट लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स. मुस्तफ़ा, वेलकम टू द शो. थैंक यू सर. अच्छा, सबसे पहले हम आपसे फ्लड्स पे बात करेंगे, बिकॉज हमने देखा कि इस हफ्ते इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस नज़र आए. ऑफ कोर्स एक तो फ्यूचर्स रोल ओवर वीक था, मंथ का एंड भी था, और म्यूचुअल फंड्स जो काफ़ी एग्रेसिव बायर्स नज़र आ रहे थे इस हफ्ते, वहाँ भी हमने देखा कि थोड़ा सा हमको नेट सेलिंग भी थोड़ी नज़र आई. सो ये जो फ्लड्स हमको नज़र आ रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये आप क्या समझते हैं कितना बड़ा थ्रेट होगा? अभी ऑफ कोर्स वी डोंट नो कि डैमेजेस कितनी हैं, लेकिन जो ऑफ कोर्स विजुअल्स नज़र आ रहे हैं उससे एक्सटेंसिव डैमेज दिखाई दे रही है. तो अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल देखें, जो 2010 के फ्लड्स थे उससे कंपेयर करें, तो आपका क्या एनालिसिस होगा? अच्छा जी शुजा, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्लड्स, तो हमने पाकिस्तान के अंदर इन द लास्ट 15 इयर्स हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है. 2010, 2011, 2014 और 2022 में हमने फ्लड्स देखे हैं. उनकी नौइयत या उनका नेचर डिफरेंट रहा है कंपेयर टू जो 2025 में अब हम फ्लड्स देख रहे हैं. एंड इनफैक्ट अगर हम 2025 को कंपेयर करें तो देर प्रॉब्ली मोर सिमिलर टू द 2010 फ्लड्स जो नॉर्दर्न एरियाज में ओरिजिनेट हुए थे और फिर वो डाउन कंट्री की तरफ चले थे. 2022 के फ्लड्स ऑफ कोर्स हमने देखा था कि वो प्रेडोमिनेटली सदर्न रीजन सिंध बलूचिस्तान के प्रोविंसेस में कॉन्सेंट्रेट थे जहाँ पानी ठहर गया था. एंड इट टुक सेवरल मंथ्स ऑब्वियसली फॉर दैट वाटर टू ड्रेन. नाउ अगर मैं सेक्टर इम्पैक्ट की करूं तो और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यही है कि हमने इन द पास्ट यही देखा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटोज के अंदर ट्रैक्टर सेल्स, तो ये मेन चीज़ें हैं जो जनरली इम्पैक्ट होती हैं फ्रॉम फ्लड्स. और अगर आप देखें कि 2010 में भी हमने इम्पैक्ट देखा था और हमने 2022 के अंदर भी हमने इम्पैक्ट देखा था. मोर ओवर इन टर्म्स ऑफ जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट है, पर्टिकुलरली जो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट है, वहाँ हमने देखा था कि 2010 में भी इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट आया था, 2011 में भी आया था,
एंड ऑफ कोर्स 2022 में भी आया था। एंड आज जो हमारे पास डेटा है वहां से भी वी आर एबल टू सी के ऑलरेडी इम्पैक्ट्स आर विजिबल। हमने वीट की प्राइसेस देखी हैं कि सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी हैं, एंड ऑफ कोर्स अदर डे टू डे यूज आइटम्स लाइक टोमेटोज, चिकन एक्सेट्रा, आप उनके अंदर इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो वहां पे already the floods are making their presence felt. In terms of the markets and के ये कितना sort of sustained impact रहेगा, generally हमने ये देखा है कि 2010 और 11 और 14 के जो floods थे उसके अंदर markets ने definitely corrections ली थी, मगर those corrections were generally of a temporary nature और फिर markets ने bounce back किया था। 2022 is a little bit more difficult in terms of assessing the impact because आपको पता है कि along with the floods उस टाइम पे एक economic crisis भी था in terms of कि जो हमारा external account था, हमारी जो inflation थी, जो रुपये की depreciation चल रही थी। तो oftentimes it's hard to separate the market impact कि जी floods का कितना था और क्या कहते हैं economic crisis जो overall एक हमें नजर आया था 22-23 में, उसका कितना इम्पैक्ट था। एंड आपको पता ही है कि 2022 में जनरली मार्केट्स जो है काफी लैकलस्टर थी। तो आई थिंक अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो यू वुड एक्सपेक्ट कि मे बी द मार्केट मे सी सम टेम्परेरी करेक्शन एंड यू मे सी सम टेम्परेरी डिप in the sector data for fertilizer and cement and tractors, but generally they tend to recover quite quickly. मगर of course जिस तरह चीजें unfold हो रही हैं, it may be too early to make a firm conclusion कि ये impact जो है temporary रहेगा, ये एक minor impact रहेगा। एक अच्छी चीज़ आई थिंक लेकिन ये है कि जो फ्लड्स आए हैं अब ये हम ऑलमोस्ट मानसून के एंड पे हैं, तो होपफुली अब यहाँ से चीज़ें ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। ऑफ कोर्स वी डोंट नो कि अभी इंडिया से कितना पानी और इस तरफ आना है, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसा आपने कहा कि चीज़ें जल्दी बाउंस बैक भी कर सकती हैं। सो इस सूरत हाल में अब इन्वेस्टर्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि वो अभी थोड़ा कॉशियस ही रहें, डेटा देखें, ख़बरें देखें एंड फिर वो जो है इन्वेस्ट करें मार्केट में? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? Definitely, I think it also depends on what kind of investment you're doing. Of course, अगर आपका बहुत ही short term view है, then it would definitely make sense कि थोड़ा सा आप caution रखें, especially since market ने एक significant run up देखा है from around 116,000 to 150,000 in the last 2.5 months. So if you're more short term oriented, definitely it would make sense to wait and see कि जी किस तरह की developments होती हैं in terms of the floods. Of course, if you have a more long-term view, then I think you should perhaps have your cash or be ready to deploy in case the market does take some correction. मगर funnily enough हमने देखा है कि जो market में जैसे आज भी जो movement हुई, तो and even over the last couple of days, generally जो sectors को जो आप impact कह रहे हैं कि ज़्यादा होना चाहिए था, या हम जो discuss भी कर रहे हैं, वहाँ पे at least price action में हमें कोई खास खातिर ख्वाह हमें impact नजर नहीं आया। In fact, the cement sector which you would expect कि जी अगर floods हैं और daily life जो है disrupt हो रही है और तबाही हो रही है, and you would expect a construction activity at least in the near term slow down होगी और sales भी slow down होंगी, तो you would expect कि जी cement stocks के ऊपर थोड़ा सा pressure आएगा। I think investors have probably taken the opposite view कि जी अगर suppose there is any fallout from the floods और अगर कोई infrastructure damage है, लोगों के घर तबाह हुए हैं, तो it will require a reconstruction and a rebuilding phase जो floods के बाद आएगा, which from an investor perspective I think is good to see कि जी people are looking past the immediate impact and वो panic नहीं कर रहे। अच्छा Pasha, one question, for example, taking into consideration the inflation going forward and the flood risks, तो आपको पता ही है in the next 2 weeks monetary policy भी है, तो आपका near term क्या outlook है monetary policy में and you know next 12 months में क्या लगता है आपको interest rate कहाँ जाके settle होंगे? So I think in terms of the State Bank, one is that if you look at the sort of track record जो State Bank और Monetary Policy Committee का है, वो काफी cautious रहे हैं and very conservative रहे when it has come to rate cuts over the past year and a half. तो हमने 2023 में भी देखा, तो आपको याद है उस टाइम पे fourth quarter 2023 में rate cuts की बड़ी expectations बन गई थी, मगर पहला rate cut actually came maybe 7-8 months later in the summer of 2024. और हमने लेटली भी देखा है कि स्टेट बैंक जो है जब मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद रेट कट हो जाएगा, तो स्टेट बैंक ने एक्चुअली होल्ड किया है और उन्होंने इन्फ्लेशन को रिस्क साइट किए हैं, उन्होंने एक्सटर्नल अकाउंट के रिस्क और करंट अकाउंट के रिस्क उन्होंने साइट किए हैं in order to keep the policy rate stable at 11%.
ना अगर मैं इमीडिएट जो नेक्स्ट पॉलिसी आ रही है, गिवन के ज़ाहिर ये फ्लड्स आ चुके हैं जिनका एक ह्यूमन टोल है, इन्फ्लेशन पे टोल है, पोटेंशली हमने देखा कि सियालकोट विच इज़ अ बिग एक्सपोर्ट सिटी वो मुतासर हुई है, तो मे बी दैट हैज़ सम इम्पैक्ट इन द नियर टर्म ऑन योर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। तो एक तो फ्लड्स का इम्पैक्ट स्टेट बैंक वेरी क्लोजली वॉच कर रहा होगा। द अदर थिंग ऑफ कोर्स वी नो इज दैट के नेक्स्ट मंथ के अंदर आपकी आईएमएफ की टीम भी पाकिस्तान में प्रॉब्ली आएगी फॉर ए रिव्यू एंड फॉर द रिलीज ऑफ द नेक्स्ट ट्रांच, उसके ऊपर अप्रूवल के लिए वो ज़ाहिर असेसमेंट करेंगे। तो आई थिंक गिवन कि ये दोनों चीज़ें हो रही होंगी एट द सेम टाइम, तो इट इज़ एंड गिवन व्हाट वी नो ऑफ द स्टेट बैंक्स हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड इस कमेटी का, तो इट इज़ मोर लाइकली आई वुड से कि स्टेट बैंक प्रॉब्ली 15 सितंबर को रेट होल्ड करेगा और वो ये असेसमेंट पहले करेगा कि जी फ्लड्स का क्या इम्पैक्ट है, कितने टेम्परेरी है या ज़्यादा सस्टेन्ड इम्पैक्ट है, और आईएमएफ का रिव्यू किस तरह जा रहा है। एंड देन परहैप्स इफ यू वांट टू सी रेट कट्स अहेड, तो मे बी टुवर्ड्स नियर द ईयर एंड आपको शायद रेट कट्स मिल जाएंगे। एंड आई थिंक फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ज़ाहिर 22% से हम 11% पे आ गए हैं, तो द मेजॉरिटी ऑफ रेट कट्स तो हमने देख लिए हैं। यस, आई थिंक हमारा अपना व्यू यही होगा कि शायद 1 से 1.5% की और जगह बनती है, बट इन दिस करंट इन्वायरमेंट और जिस तरह हमने जनरली पॉलिसी देखी है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, I don't think we will go to a 5 to 6% rate environment unless, of course, there is some other major change in perhaps global commodity prices, या उस तरह की अगर कोई चीज़ change होती है तो perhaps फिर स्टेट बैंक aggressively rate cuts कर सकता है। मगर in the current environment जहाँ पे oil around $65 पे है, inflation का targeting ये 5 to 7% पे कर रहे हैं, core inflation 7-8% पे sticky है, तो I think in that sort of environment the state bank will probably not go past maybe 1 to 2% rate cut over the next 3 to 6 months. अच्छा मुस्तफ़ा, आपने जो IMF का विजिट मेंशन किया नेक्स्ट मंथ में, वो एक इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स चीज़ होगी, और डू यू थिंक कि गिवन द फैक्ट कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में ये फ्लड्स आए हैं, लॉसेस काफ़ी हुए हैं, तो IMF कुछ रिलैक्सेशन दिखा सकता है अगर कोई टारगेट्स मीट ना हो? तो हमने ये भी देखा था कि 2022 के अंदर जब फ्लड्स आए थे तो वहां पे भी आईएमएफ ने आपको रिलैक्सेशंस दी थी विद रिगार्ड्स टू योर फिस्कल टारगेट्स। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ द आईएमएफ टुक अ सिमिलर स्टांस दिस टाइम, स्पेशली सिंस पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग सिंस मई 2025 सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है, और हम ये देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं वो पाकिस्तान के काफी फेवर में आ गई हैं। तो दैट आई थिंक डेफिनेटली हैज एन इम्पैक्ट कि जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ईडीबी और इस तरह के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस किसी भी मुल्क को असेसमेंट करते हैं। द अदर थिंग ऑफ कोर्स इज दैट कि पाकिस्तान जनरली ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स सिंस हमने आईएमएफ प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2023 में, एंड देन वी साइंड अ न्यू वन लास्ट ईयर, इज दैट कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जनरली हैज बीन प्रीटी गुड। यस, कुछ टारगेट्स आपने मिस किए, मगर जो बड़े बड़े टारगेट्स थे कि इन टर्म्स ऑफ जो प्राइमरी सरप्लस के, ओवरऑल डेफिसिट के, वो आपने काफी मीट किए हैं। एंड हमने ये भी देखा है कि जहां पे रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल्स हुए हैं तो गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू sort of rationalize that shortfall by cutting down expenditures. अगर हम देखें लेटली जो मार्केट में हमने नेट बाइज देखे हैं वो म्यूचुअल फंड्स थे, सो कुछ इन्वेस्टर्स को ये बता सकते हैं कि जो अभी हम ये म्यूचुअल फंड में नेट बाइंग हमने देखी है, ये न्यू इन्वेस्टर्स हैं या कुछ ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं जो फिक्स इनकम से इक्विटी मार्केट की तरफ आ रहे हैं? Post June, we have seen again that mutual funds have been the big buyers and they have actually been responsible mainly. Of course, there are other participants as well. मगर अगर मैं net flows and net buying की बात करूं तो उसके अंदर mutual funds का बहुत बड़ा हाथ है to push the market from 120 to 150. Now, अगर हम बात करें कि जी what's happening, one I think is कि yes, fresh inflows definitely आ रहे हैं. And I think जो अगर मैं investors की बात करूं, चाहे वो retail investors की बात करूं या थोड़े से जो more हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की बात करूं, प्राइमरली जो पार्टिसिपेशन रैली के अंदर थी वो 100,000 के बाद हमने देखी है। तो इवन बिफोर दैट फ्रॉम 40,000 to 100,000 जनरली पीपल कंटिन्यू टू व्यू द स्टॉक मार्केट विद अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म, और उनका यही ध्यान था कि जी ये जो मार्केट है ये सस्टेन नहीं कर पाएगी और ये वापस नीचे करेक्ट होके 40,000 से भी नीचे आ जाएगी। ये एक व्यू था विच प्रिवेल्ड फॉर द फर्स्ट ईयर एंड हाफ ऑफ दिस स्टॉक मार्केट रैली। एक्चुअली 100,000 जब क्रॉस किए तो आई थिंक हमने देखा है कि नए इन्वेस्टर्स भी आए हैं, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे इन्होंने काफी अपने पैसे कन्वर्ट भी किए हैं। एंड आई थिंक जो बजट के अंदर जो हमने इकदाम भी देखे थे कि गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू हिट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन,
तो और एक्विटीज के ऊपर जो फियर था कि यहाँ पे सीजीटी बढ़ा दिया जाएगा एक्सेट्रा, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ था। तो फ्रॉम अ पोस्ट टैक्स परस्पेक्टिव अगर हम देखें, now that interest rates have come down, I think people have realized that post-tax returns from fixed income are significantly lower. And जब market के अंदर अब अच्छा momentum है, तो people are naturally gravitating towards the stock market, तो नया आपको flow भी नजर आ रहा है। अगर यही market अगर suppose चल नहीं रही होती, तो the taxation incentive on its own, I don't think could have pushed people towards the stock market, और आपको liquidity flow नहीं आता नजर। मगर बिकॉज आई थिंक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम रहा है ओवर द लास्ट 6 months, 1 year, 2 years, तो वहां पे एक एक्साइटमेंट है। तो आई थिंक coupled with the tax incentives that has allowed fresh liquidity to flow into mutual funds, and of course we have also seen कि हमारे जो existing investors थे उन्होंने अपनी fixed income allocations कम की हैं once we've crossed 100,000, and they've allocated more to equities. Okay, ठीक है मुस्तफ़ा, thank you very much for joining us. थैंक यू शुजा, थैंक यू शहबाज। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीक के इवेंट्स की तरफ। और ऑफ कोर्स मंडे को सीपीआई का डेटा आएगा, और उस दिन सुबह साजगार इंजीनियरिंग जिसकी बोर्ड मीटिंग फ्राइडे थी, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि शाम में थी तो एक्सपेक्टेड ये था कि मंडे मॉर्निंग रिजल्ट आएगा। और पावर सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग है मंडे को। अच्छा, इसके अलावा ऑफ कोर्स संडे इवनिंग अनाउंस हो जाएगी प्राइस रिविजन इन पेट्रोल डीजल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस हैं, तो वो भी ऑफ कोर्स खबर होगी संडे इवनिंग को। अच्छा, ट्यूसडे को डॉल्मेन सिटी रीट का फुल ईयर रिजल्ट है। वेंसडे को टीबल्स ऑक्शन है, और उस दिन हपको की भी बोर्ड मीटिंग है फॉर फुल ईयर रिजल्ट्स ऑफ FY25 के। थर्सडे को SSGC की बोर्ड मीटिंग है फॉर थर्ड क्वार्टर FY25 के रिजल्ट्स के लिए, और एज़ यूजुअल फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा। और फ्राइडे को एज़ यूजुअल SPI के नंबर्स अनाउंस किए जाएंगे। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। इस हफ्ते जो हमको लेवल्स नज़र आए हैं मार्केट के, उसके जैसे मैंने शुरू में बताया भी था कि 1,47,200 पे सपोर्ट लेके मार्केट ने 1,48,000 के करीब क्लोजिंग दी है। जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अब बनता है वो फ्राइडे का जो हाई था 1,49,200-300 के बीच का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट जब इससे ऊपर क्लोजिंग देगी 1,49,300 से ऊपर, तो फिर दोबारा 1,50,000 को टारगेट करेगी। ऑन द डाउन साइड अभी भी अब पहली सपोर्ट 1,47,200 है, और उसके बाद ऑफ कोर्स 1,46,000 पे एक और सपोर्ट भी हमको नज़र आ सकती है। बट गोइंग फॉरवर्ड फोकस अब होना चाहिए सिलेक्टिव स्टॉक्स पे और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। इंडेक्स परफॉर्म करेगा जब इंडेक्स हैवी वेट्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स ENP ऑयल स्टॉक्स हैं और बैंकिंग स्टॉक्स, जहां हमने इस हफ्ते थोड़ी सी करेक्शन देखी थी। हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। शहबाज, आपको मार्केट कैसी लग रही है नेक्स्ट वीक? अगर आई थिंक मेरा इनिशियल टेक तो ये हुआ कि आई थिंक देयर विल बी कंसोलिडेशन नेक्स्ट वीक। ब्रॉडर जो मार्केट कंसोलिडेट ही करेगी बिकॉज ऑफ फ्लड रिस्क, उसको आई थिंक मार्केट इन्वेस्टर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं। और आप नेक्स्ट वीक भी देखें, कुछ खास बड़े रिजल्ट्स नहीं हैं, सिर्फ कुछ फ्यू रिजल्ट्स हैं, तो सेंटिमेंट थोड़ा हो सकता है प्रॉब्ली नेगेटिव साइड पे रहेगा। बट येट अगेन बाइंग हमने इस हफ्ते भी देखी है कि उसी सिलेक्टिव स्टॉक्स में आई जहाँ वैल्यूएशंस हैं। सो इफ़ द मार्केट करेक्ट्स तो आई थिंक हमें अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसमें मजीद एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। राइट, आई थिंक नेक्स्ट वीक मार्केट की डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि जो प्राइम मिनिस्टर का चाइना विजिट है इस वीकेंड का, SCO की कॉन्फ्रेंस जो वो अटेंड करने जा रहे हैं, उसकी साइडलाइंस पे अगर कोई बातचीत होती है, कोई ख़बर आती है कि जी सेक्युलर डेट जो पावर है उसमें जो चाइनीज़ IPPs हैं, उनकी जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं, उसको वेव ऑफ करने की बात हो रही है, तो अगर उस हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी खबर आती है, तो उसी तरह से मार्केट मूव करेगी। और जैसे मैंने अभी कहा भी कि देखें, अब इन्वेस्टर्स को इतना इंडेक्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडेक्स जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं वहाँ पे ENP और ऑयल स्टॉक्स आर वेटिंग फॉर दिस न्यूज़ सेक्युलर डेट वाली, वो मटीरियलाइज होगी ऑन द पॉजिटिव साइड, तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। वो स्टॉक्स बढ़ेंगे तो इंडेक्स दोबारा 150,000 और उससे ऊपर जा सकता है। सिमिलरली बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स हैवी वेट्स हमने देखा इस हफ्ते जो रिजल्ट्स आए, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स भी काफ़ी बढ़ गए थे, वहाँ भी प्रॉफिट टेक नज़र आ रही है। सो इंडेक्स पे फोकस करने के बजाय इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करना होगा, जो हमने इस हफ्ते देखा भी कि डिस्पाइट के मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे नेगेटिव क्लोज हुई है, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसमें हमने अभी DG की बात की, साजगार ने अच्छे गेंस पोस्ट किए, पाक इलेक्ट्रॉन, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स का जो सीज़न है अभी कंटिन्यू कर रहा है। अभी शहबाज ने कहा कि नेक्स्ट वीक कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं है, हपको का एक मेजर रिजल्ट है, लेट्स सी उसमें कितना डिफरेंट आता है।
और उसके बाद अभी और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिजल्ट्स आने हैं, कुछ स्मॉल कैप्स जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर उनकी अर्निंग्स अच्छी आती हैं तो वो भी उनकी वैल्यूज़ भी ओपन हो सकती हैं वंस द रिजल्ट्स आर अनाउंस। तो अभी टेक्सटाइल के रिजल्ट्स आने हैं, अभी ऑटोज़ के रिजल्ट्स आने हैं, और अभी कुछ स्मॉल कैप्स के भी रिजल्ट्स आने हैं जो ऑफकोर्स सितंबर के महीने में चलते हुए हमको नज़र आएंगे, सितंबर एंड तक रिजल्ट्स चलेंगे। सो अगेन फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स, जैसे जैसे उनकी अर्निंग्स आ रही हैं सामने, और अगर अच्छी अर्निंग्स हैं और वहाँ से ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं तो ऑफकोर्स वो वैल्यू ओपन करेगा उन स्टॉक्स के लिए, तो उन पे फोकस करना होगा इन्वेस्टर्स को इन द कमिंग डेज। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।